नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि ये जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, और ये एक तरीके से हम देखें तो इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल साइंस में इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण ये है ना कि पर्यावरण से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं ना, उसका समाधान वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देश आपस में मिलकर देश की सरकार करने लग रही है ना। तो इस कारण हम इसको पॉलिटिकल साइंस में समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इसकी बात करते हैं। बहुत सारी संधियाँ की गई है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, है ना। बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, तो सारे नियम और संधियाँ एक तरीके से राजनीति का ही विषय बन जाता है। तो इस कारणवश इसको हम राजनीति विज्ञान में समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण से जुड़ी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, शुरू में हमने उन समस्याओं को समझा था। इसके अलावा हमने रियो सम्मेलन की भी बात की थी। रियो सम्मेलन जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, उसके बारे में भी हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं विश्व की साझी संपदा के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हमें साझी संपदा का अर्थ समझना है कि ये साझी संपदा होता क्या है। देखिए, जैसे अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें, जो जॉइंट फैमिली होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि घर में जो भी चूल्हा है ना, चारागाह है, या फिर मैदान है, कुआं है, नदी है, ये सब क्या है, साझी संपदा मानी जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे हम पूरे गांव की ही बात कर ले, अब गांव में कोई कुआं बनाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो कुआं खुदवाया गया है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, और वो पूरे गांव के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही उसका यूज कर सकता है पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए, सभी व्यक्ति कर सकते हैं। तो ये क्या है, साझी संपदा है, सबकी संपदा है, इस पर सबका अधिकार है ना। इसी तरीके से वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारी ऐसी संपदाएं हैं जिसमें किसी एक देश का हक नहीं है, जहाँ पे पूरे मतलब वैश्विक विरासत मानी जाती है उसको, विश्व की साझी संपदा भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि हम अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, है ना। अंतरिक्ष पे ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई सिर्फ अमेरिका ही अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है, या चांद पे अमेरिका ही जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वहाँ पे कोई भी जा सकता है, जिस देश के पास क्षमता है वो जा सकता है। तो वो क्या है, साझी संपदा का एग्जाम्पल है ना। वायुमंडल की हम बात करें, अंटार्कटिका की हम बात करें, या फिर समुद्र की हम बात करें, जो भी समुद्री सतह है, वहाँ पे भी क्या है, किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि सभी देशों का अधिकार है, ठीक है। तो इसको हम साझी संपदा बोलते हैं। अब इन साझी संपदा का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके सुरक्षा के लिए कुछ उचित उपाय करने होंगे हमारे को, है ना। अब इसके लिए बहुत सारी संधियाँ भी की गई थी, जिसमें से आप अंटार्कटिक संधि की बात कर सकते हैं, जो कि 1959 में किया गया था, है ना। मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार की हम बात कर सकते हैं, जो कि 1991 में हुआ था, है ना। इसके अलावा एक और हम न्यायाचार या इसको संधि के रूप में भी आप समझ सकते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 का है, जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसके अलावा आप क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करें, जो कि 1997 में हुआ था, ठीक है। ये जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था, इसीलिए इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सारी संधियाँ या ये सारे कदम उठाए गए थे। अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, ठीक है। अब ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर ना दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। इसमें हम ना पूरी दुनिया को दो गोलार्ध में बांटते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। एक है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और एक है दक्षिणी गोलार्ध। आप इसमें चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध के ज़्यादातर देश क्या है, विकसित है, अमीर है ना। और इन्होंने क्या किया, शुरू में औद्योगिकरण की नीति अपनाई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्री वगैरह स्थापित किए गए, और उन्होंने विकास की प्रक्रिया को अपनाया, यातायात के साधन अच्छे किए, या फिर और भी बहुत सारी नीतियाँ उन्होंने अपनाई अपने विकास के लिए, जिससे कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उन्होंने। दूसरी तरफ हम दक्षिणी गोलार्ध के देशों की बात करते हैं, जिसमें ज़्यादातर विकासशील देश है, ठीक है, गरीब है, विकासशील है, और अभी क्या कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। यहाँ पे अब औद्योगिकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने क्या किया, काफ़ी पहले ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपना लिया था, और उन्होंने अपने विकास के रास्ते अपना लिए थे, जिस कारण उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पे क्या है कि जो विकसित देश है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश है, वो कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की एक समान होनी चाहिए,
है ना, क्योंकि सभी देश क्या कर रहे हैं अभी इस समय इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सभी देशों की समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो विकासशील देश है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, उनका कहना यह है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने क्या किया, मतलब जो विकसित देश है उन्होंने क्या किया, अपने विकास की प्रक्रिया को पहले अपनाया था और इस कारण उन्होंने पहले ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। और अब हम इस समय क्या कर रहे हैं, विकास की नीतियों को अपना रहे हैं या फिर औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहले ही इस नीति को अपना लिया था और इस कारण उन्होंने पहले ही पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो विकासशील देश वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा छूट मिलना चाहिए, है ना, उनको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी में ज़्यादातर योगदान विकसित देशों का होना चाहिए, ऐसा विकासशील देश मानते हैं। तो 1992 में क्या हुआ, जो विकासशील देशों ने जो बात कही थी कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों को ज़्यादा उठानी चाहिए और विकासशील देशों को थोड़ा छूट मिलना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये बात 1992 में रियो सम्मेलन में मान लिया गया और इसी को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का नाम दिया गया। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सभी की है ना, लेकिन अलग अलग है। जो विकसित देश है वो ज़्यादा उठाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी और विकासशील देशों को थोड़ा सा उसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, और सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संधि हुआ था, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस संधि के तहत ये भी जो 1992 में ये भी संधि हुआ था और इसमें भी ये माना गया कि पर्यावरण के संरक्षण में जो जिम्मेदारी है वो साझी परंतु अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देश जो विकसित देश है उन्होंने क्या किया है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए, है ना। ग्रीन हाउस गैस के उस उत्सर्जन में विकसित देशों का योगदान ज़्यादा रहा है ना, ये बात कही गई थी। इसके अलावा आपको पता है कि भाई जो चीन है, भारत है और और अन्य जो विकासशील देश है उन सबको क्योटो प्रोटोकॉल में एक तरीके से छूट दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के जो एक तरीके से जो सीमाएं लगाई गई है देशों के ऊपर, उसमें कुछ छूट दिया गया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो देखिए क्योटो एक शहर है जापान का, वहाँ पे एक तरीके से कह दो कि संधि हुआ था जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो मतलब औद्योगिक देश है जो भी औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे हैं वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सब क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैश्विक तापवृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी इन सभी चीज़ों पे क्या जो औद्योगिक देश है वो क्या करें, इन सभी गैसों पे कहीं ना कहीं एक कम मात्रा में इसका उत्सर्जन करिए। इसी पर आधारित है ये क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है, यानी कि भारत पर्यावरण के लिए जो भी संधियाँ की गई है उसको किस नज़रिए से देखता है और भारत ने क्या कुछ पर्यावरण की रक्षा के लिए किया है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और इसके अलावा जब 2005 में ग्रुप 8 का जब बैठक बुलाया गया था तो ग्रुप 8 के बैठक में भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि जो विकासशील देश है उन देशों में एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो प्रति व्यक्ति नाम मात्र का है। मतलब विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में नाम मात्र का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इस कारण भारत ने यह भी कहा कि ज़्यादातर पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पे जोर विकसित देशों को देना चाहिए। इसके अलावा जो आपको पता है कि UNFCCC जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमाचार है, उसमें ये कहा गया कि जो विकासशील देश है उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि भारत है ना, चीन है और इसके अलावा ब्राज़ील है, ये तेज़ी से औद्योगिकरण की नीति को अपना रहे हैं और इस कारण इन पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई इस संधि के माध्यम से कि ये सारे देश क्या करें, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें। लेकिन भारत ने इस बात को गलत माना है। भारत का कहना है कि 2030 तक कार्बन का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो भारत में जो टोटल विश्व में जो औसत मतलब जितना होगा उसका औसत से आधा होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 2000 के डाटा के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति जो कार्बन का उत्सर्जन है वो 3.8 टन माना जाता है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 0.9 टन था। 2030 तक ये बढ़कर केवल 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। तो ये मामूली सा मतलब वृद्धि देखने को मिलेगा, ऐसा भारत का कहना है। ठीक है, इसलिए भारत चाहता है कि जो UNFCCC में जो भी मतलब प्रावधान किए गए या भारत के ऊपर जो भी या चाइना जैसे जो विकासशील देश है या फिर ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उतना लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा भारत ने भी अपने स्तर पे क्या किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि
नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत उसने क्या किया है, भारत ने क्या किया है, वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 2001 में भारत में ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसके अंतर्गत ऊर्जा के कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई थी, मतलब ज़्यादा अच्छे से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरीके से 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ, जिसमें पुनर्वा ऊर्जा यानी कि जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा प्राकृतिक, हाल में भारत क्या कर रहा है, प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित जो प्रौद्योगिकी विकास है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्वच्छ कोयले जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करता हो, उस तरीके के कोयले का इस्तेमाल औद्योगिकरण की नीति में अपनाना चाहता है। तो इससे समझ में आता है कि भारत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठा रहा है ना। भारत ने बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने की भी कोशिश की है, और इस पर लगभग 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगा है। ठीक है, 2012-11 से तैयार होने लगा है, और इसके लिए लगभग 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसके अलावा भारत जो है वो दक्षिण के देशों को इकट्ठा करता है, मतलब जो सार्क के जो सदस्य देश है उनको इकट्ठा करना चाहता है, और सभी देशों को चाहते हैं कि पर्यावरण पर एक समान मत रखिए। ठीक है, वैश्विक स्तर पर एक समान मत रखिए, और ताकि जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी आवाज़ को सुना जा सके। ठीक है, ये भी भारत कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पर्यावरण को लेकर भारत के क्या पक्ष है उसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो कि थर्ड पार्ट होगा, वो आखिरी पार्ट होने वाला है। उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।